हेडिंग डालिए, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू। ये कोई रजिस्टर है आर, इस पे आपने एक डीसी करंट दी V वोल्टेज से, I करंट दी 5 एम्पियर की, जिससे यहां पर रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम का है, और हमें इन 2 सेकेंड्स हीट निकाली I स्क्वायर RT से, 5 एम्पियर की करंट स्क्वायर हो गया 10 और 2, 500 जूल हीट आ गई हमारे पास। ठीक है, ओके, ये तो हो गया डीसी। हाँ, टाइम मैंने 2 सेकंड रखा है, इन 2 सेकेंड्स। ये तो डीसी का काम है बेटा। अब आइए एसी करंट की क्या खास बात है। सपोज करो मैं कहता हूं करंट है मेरे पास, बट करंट का कर्व तो ये होता है ना। अब इसमें करंट 0 1 2 3 4 5 6 7 से मान लिया 8, फिर 8 से 7 6 5 4 3 2 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उससे कम 7 8, ऐसे करके करंट एक सर्किट में एक डायरेक्शन में जाएगी, 0 से 8, 8 से 0, फिर ये बदल जाएगी, फिर जाएगी 0 से 8 और 8 से 0। ये काम होता है हमारे पास। अगर मैं बात करूं 0 से T/2 और T, तो 0 से T/2 तक तो ये हुआ कि करंट इधर जा रही थी, फिर इसके बाद में नेगेटिव डायरेक्शन में 0 से आगे चली, T/2 से T तक गई। क्लियर है? अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ कितने एम्पियर की एसी करंट जा रही है, क्या बोलोगे? कितने एम्पियर की एसी करंट जा रही है? भाई यहां तो मैं कह देता हूं कि भाई 5 एम्पियर की डीसी करंट थी, यहां क्या बोलोगे? 8 5 4 3, क्या बोलोगे? एवरेज क्यों बोल रहे? एवरेज ही क्यों बोल रहे? एवरेज तो इसका एक साइकिल में 0 है, एवरेज तो 0 है? नहीं, एवरेज फुल साइकिल के लिए लेते हैं हमेशा, कुछ नहीं कहता। हाफ साइकिल के लिए 2I0/π बाद में निकलता है अगर साइन वाला है। तो कितना बोलोगे? तो इन्होंने क्या करा, इसके लिए हीटिंग इफेक्ट को काम में लिया। इवन यहां पर जो मैं एमीटर लगाऊंगा वो देगा आपको 5 एम्पियर की, इसको मैं बोलूंगा डीसी एमीटर, जो डीसी करंट को नाप रहा है। लेकिन मैं इसी करंट, इसी एमीटर को, एसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी का मतलब डीसी सोर्स होता है और इसका मतलब एसी सोर्स। अब अगर मैं यहां पर, हाँ बैटरी है, बट सोर्स है ना। अब अगर मैं यही वाला डीसी में यहां पे लगा दूं एमीटर, तो ये रीडिंग ही नहीं देगा। उसके लिए अलग से एमीटर और वोल्टमीटर डिजाइन होते हैं। वो पहले समझ लो बेटा, वो एमीटर और जो वोल्टमीटर है, ये वाले डीसी एमीटर, यहां पर आपने वोल्टमीटर लगाया, इसको हम डीसी वोल्टमीटर कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास 5 और 10 50 वोल्ट की रीडिंग दे देगा। बट ये वाला वोल्टमीटर, ये वाला एमीटर यहां पर नहीं काम करता। क्यों? क्योंकि डीसी एमीटर एंड डीसी वोल्टमीटर रीड्स एवरेज वैल्यू, और इनकी एवरेज वैल्यू क्या है? 0। डीसी एमीटर एंड डीसी वोल्टमीटर don't work. Why? Because they read average value, and average value of AC for one cycle is 0। तो ये आप काम ही नहीं कर सकते। तो ये एक समस्या यहां पर थी कि हम करें क्या। हमसे बोले कि कितने एम्पियर की एसी करंट जा रही है, हमें नहीं पता, ये एमीटर काम नहीं कर रहे, तो हमने यहां पर करंट के हीटिंग इफेक्ट को काम में लिया। अब ये हीटिंग इफेक्ट में इन्होंने बोला कि आप ये बताइए कि अगर मैं यही रेजिस्टेंस रख दूं,
और यहां से मैं करंट देता हूं जो कि 2 सेकंड में कितनी हीट दे? 500 जूल। द करंट which gives 500 joule heat in 2 सेकेंड, वो करंट निकाल दो। एसी को आप डालिए और इन्होंने कैलकुलेशन करी तो वो निकली थी इनके पास, इस एसी में करंट आई जा रही है तो वो निकली थी हमारे पास I0/√2। अगर इन्होंने यहां पर एसी सोर्स लगाया, ठीक है, जो कितनी भी करंट दे सकता था, तो इन्होंने बोला कि इतनी ही हीट इसी रजिस्टर में इतने ही टाइम में अगर आपको निकालनी है तो कितनी करंट देनी पड़ेगी? बोलता है I0/√2। कहता है इसी को हम बोलेंगे आरएमएस करंट। यानी कि एसी सोर्स की वो करंट जो उतने ही टाइम में उतनी ही हीट दे उसी रजिस्टर पर, जितना कि डीसी करंट उसी रजिस्टर पर उतने ही टाइम में दे रही थी, क्या कहलाती है? एसी की आरएमएस करंट। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। एसी की बोलता है आरएमएस करंट क्या है? हम बोलेंगे एसी करंट का वो वैल्यू जो उसी रजिस्टर में उतने ही टाइम में उतनी ही हीट दे जितना कि एक डीसी करंट देती थी, क्या कहलाएगी? उसकी आरएमएस वैल्यू। अब बनाइए इसको। हाँ, हीट, क्योंकि हीट में कुछ नहीं होता ना, हीट तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर हम आरएमएस करंट यूज करते हैं और यहां पर डीसी करंट यूज करते हैं। ये हाँ, इसको हम बैटरी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसी सोर्स। जैसे यहां पर डीसी सोर्स के लिए ये साइन यूज करते हैं, एसी सोर्स के लिए ये साइन यूज करते हैं। डीसी एमीटर एंड डीसी वोल्ट मीटर रीड्स एवरेज वैल्यू। यहां पे लिखा डीसी एमीटर एंड डीसी वोल्ट मीटर डोंट वर्क इस केस में, बिकॉज दे रीड एवरेज वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इन 1 साइकिल। और जब तक नहीं कहते 1 साइकिल ही बोलते हैं, इज 0, तो वो काम ही नहीं करके राजी है। इसको फिर से समझाता हूं, 1-2 लाइनें और लिखो इसमें। लिखिए यहां पे, इसमें लिखना, इसमें हॉट वायर एमीटर, एसी में हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर, hot wire emitter and hot wire voltmeter works on heating effect of current, hence they are used to measure AC current. So they are used to measure AC current and voltage. They read RMS value. They read RMS value. They read RMS value. एक बार फिर से समझो मैंने क्या बात करी है। सपोज करो ये कोई रजिस्टर है और यहां आपने एक एसी सोर्स लगाया इस रजिस्टर में, और ये आपको हीट दे रहा है 100 जूल की। ठीक है, ये 100 जूल की हीट देता है 2 सेकंड में, और इस R ओम के रजिस्टर्स में ये काम करता है। इतनी ही हीट इतने ही टाइम पर कितने एम्पियर की करंट देगी, वो बात। सपोज करो वो है आपके पास 5 एम्पियर, तो IDC जो आया आपके पास 5 एम्पियर की करंट आई है, रेजिस्टेंस आपने रखा है R, टाइम रखा है 2 सेकंड, और हीट आपको मिली है 100 जूल। अब यहां देखा कि जब 100 जूल की हीट देनी थी
आई स्क्वायर आर टी करा और आई की वैल्यू निकाली गई, तो ये आपके पास आया 5। क्लियर? अब जो करंट आपने दी थी उस करंट की वैल्यू निकाली आपने कि अब ये 5 कहां से आ रहा है, इस करंट में 5 कहां से आ रहा है, तो उन्होंने देखा कि आई नोट बाई √2 जब आप करते हो तो आपको 5 मिलता है। आई नोट बाई √2 जब आप करते हो तो आपको 5 मिलता है, यानी कि आई नोट की वैल्यू थी 5√2, यानी कि एक ऐसी करंट जिसकी पीक वैल्यू क्या होनी चाहिए 5√2, अगर आप उसको इसमें फ्लो कराते हो तो 100 जूल की एनर्जी मिलेगी आपको 2 सेकंड में उसी रेजिस्टेंस में। अगर आप 5√2 पीक वैल्यू वाली करंट को इसमें से फ्लो कराते हो तो आपको 100 जूल की हीट मिलेगी। और आपने देखा 5√2 में आ रहा है तो 5 आना चाहिए, फिर आपने 5√2/√2 करा तो आ गया 5, यानी कि ये तो आरएमएस वैल्यू है ना। तो आरएमएस वैल्यू को इस तरह से डिफाइन करा गया कि आरएमएस वैल्यू क्या है, करंट की, किसी एसी करंट की वो वैल्यू जिसको कि उतने ही टाइम में उसी रजिस्टर पर उतनी ही हीट दे जितनी कि आपको डीसी करंट दे रही थी, वो वैल्यू क्या कहलाती है आपके पास आरएमएस करंट। लिखिए इस बात को, फॉर्मूला तो वही है ना, हीट का फॉर्मूला तो यहां भी वही है, आई स्क्वायर आर टी, जब टी वही है, आर वही है, एच वही है, तो आई भी तो सेम आएगा। हाँ तो बट इसमें 5 एम्पियर की करंट देने से थोड़ा ना आ रहा है, यहाँ पे 5√2 एम्पियर की करंट देनी पड़ेगी जिसकी पीक वैल्यू 5√2 हो, उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट देकर के आप नहीं निकाल पाओगे इसमें। हाँ तो वो मैंने क्या बोला, मैंने ये नहीं बोला कि मैं 5√2 करंट दे रहा हूं, नहीं, वो करंट जिसकी पीक वैल्यू 5√2 हो, करंट की तो वैल्यू बदलती रहेगी ना, उसको जब आप दोगे तो आपके पास मिलेगी। या ऐसी ऐसी करंट जिसके आई नोट बाई √2 की वैल्यू क्या हो 5 हो, तो वो उतनी हीट देगी। ठीक है, लिखिए। हाँ, अगर ये जैसे हॉट वायर एमीटर या वोल्टमीटर लगाएंगे तो फिर वो हमेशा आरएमएस वैल्यू शो करेंगे। अब देखना, अब आप इसमें हॉट वायर एमीटर लगा दोगे तो काम करेगा नहीं करेगा? करेगा भाई। इसमें कितने एम्पीयर की करंट जा रही है 5, वो तो कांस्टेंट है, वही उसकी एवरेज है, वही उसकी आरएमएस है, वही उसकी पीक वैल्यू है, तू तो पढ़ देगा 5। लेकिन यहां वाले एमीटर को यहां लगाओ, देखे ये तो इसकी एवरेज पड़ता है, एवरेज तो उसकी 0 आएगी, तो ये वाले इधर काम कर जाएंगे बट ये वाले इधर काम नहीं करेंगे। इट इज द वैल्यू ऑफ एसी विच प्रोड्यूसेस, हाँ हाँ आरएमएस करंट की डेफिनेशन, it is the value of AC which produces the same heat, as produced by DC, एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए जरा। ये मैंने 2 वोल्टमीटर एमीटर लगा दिया। अब ये मत पूछना कि सर ये कौन से वाले लगाए, अगर डीसी वाले लगाऊंगा तो मैं खुद कह दूंगा कि डीसी वाले हैं, जब तक है? नहीं वो ऐसे बनते हैं, सबके लिए अलग सिंबल दे दूं तेरे को मैं, कंफ्यूजन ही खत्म कर दो है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर। अभी क्या वोल्टमीटर, ये सॉरी ये V है, तो पहले मैं करंट की रीडिंग निकालता हूं, तो V से पहले मुझे I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। I क्या होता है V/R, ये क्या है 10 sin ओमेगा t, R कितना है 5 और 5 10, इसका मतलब हो गया 1 sin ओमेगा t। ये किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। तो एमीटर क्या पड़ता है आरएमएस वैल्यू,
सो एमीटर रीडिंग इज आई नोट बाई रूट टू, और इसका आई नोट ये वाला होता है, तो 1/√2 एम्पियर विल बी योर आंसर। क्लियर? अब देखते हैं वोल्ट मीटर के लिए। लिख लो पहले इतना। अब ए से बी पर गिरने वाला वोल्टेज I इंटू आर। आई कितना है? 1 sin ओमेगा टी। आर कितना है? 5, यानी कि 5 sin ओमेगा टी। ये हो गया ए बी पर गिरने वाला वोल्टेज। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर VRMS 5/√2। क्लियर है? अब इसको करने का एक और तरीका देखिए, उससे आपकी थॉट और बढ़ेगी। चलिए ये लिख लिया ना आप लोगों ने। अब सोचो, आप ये सोचो कि यहां पे 10 sin ओमेगा टी है। आप ये ना सोच करके ये क्यों नहीं सोचते कि 10/√2 है वोल्टेज सोर्स? तो यहां पर जो करंट जाएगी वो क्या जाएगी? I0/√2। ठीक है, तो ये VRMS है, तो VRMS इज इक्वल टू IRMS इज इक्वल टू R टोटल। तो IRMS आ गया आपके पास, अगर आपके पास VRMS अपॉन R टोटल है। VRMS कितना है? 10/√2, और R कितना है? 10। तो आंसर कितना आ गया? 1/√2, दैट इज योर आंसर। ऐसे भी निकाल सकते थे आप। और अगर मुझे वोल्टेज एट ए बी चाहिए तो IRMS, इसकी भी RMS वैल्यू पढ़नी है ना आपको, इंटू RAB चाहिए। IRMS कितना है? I0/√2, ये रहा 1/√2, और ये कितना है? 5, तो 5/√2 इज योर आंसर। अच्छा, ये जो लिखते हैं ये क्या होता है? V, ये होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अभी सिखाता हूं मैं, पहले ये लिख लीजिए। डन? चलिए, 2 नोट लिखते हैं और फिर समझते हैं क्या है क्या नहीं है, ताकि आपको पहचान भी आ जाएगी। नोट ये है कि अगर आपको दिया है V इक्वल्स टू 5 sin ओमेगा टी, तो ये क्या है? V की वैल्यू क्या बताती है? इंस्टेंट, ये पहले भी लिखा चुका हूं, टेनियस वोल्टेज। किसका क्या मतलब है? अगर आपको 1 सेकंड पे चाहिए तो t की वैल्यू 1 रख दीजिए, 5 सेकंड में चाहिए तो t की वैल्यू 5 रख दीजिए। तो यानी कि कह सकता हूं वोल्टेज एट t सेकंड। t आपको पता है, आप वोल्टेज निकाल लोगे। ये क्या है? ये है V नोट, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्लियर? और जब आप V0/√2 कर दोगे तो ये निकल जाएगा RMS। ठीक है, लिख लीजिए। दूसरी बात समझना जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं लिखता हूं V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला कितने तरीके से लगता है समझना। मैं इसीलिए कंफ्यूज था 12th क्लास में। ठीक है, ऐसे ही प्रणव बना हुआ था मैं भी 12th में। अगर मैं लिखता हूं V, अगर मैं इंस्टेंटेनियस रखता हूं तो ये भी क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। और R भी क्या होगा? साले R तो R ही होता है R तो इंस्टेंटेनियस होता है अगर मैं यहाँ V नोट लिखता हूं तो यहाँ I नोट इंटू R आएगा। अगर मैं यहाँ RMS लिखता हूं तो IRMS इंटू R आएगा। लिखिए इसको। अगर मैं यहाँ लिखता हूं V नोट साइन ओमेगा टी, तो यहां लिखूंगा मैं I नोट, क्या बोलूं मैं इसमें, इसमें नहीं बन बैठेगा। अब आप अपना अपना रजिस्टर लीजिए और उसमें इस तरह का पेज निकालना पूरा, और इस तरह से 3 टेबल बनेगी, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से करिए। पहला वाला छोटा कर देना, पहला वाला इतना, और इनके इक्वल कर देना। अब हम देखेंगे
कि अगर आप किसी डीसी सोर्स में रजिस्टर लगाते थे तो किस तरह से कैलकुलेशन होती थी वो हमें पता है, बट एसी में वो रजिस्टर कैसे बिहेव करेगा ये हमें सीखना है, नंबर 1। नंबर 2, कैपेसिटर डीसी में कैसे बिहेव करता है आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा हुआ है, बट वो एसी में कैसे बिहेव करता है ये हमें सीखना है। इंडक्टर कैसे करता है वो हमें पता है, एल जो होता है, बट एसी में कैसे बिहेव करेगा वो हमें सीखना है। ये चीजें हमें एसी में पढ़नी है। तो पहले आप लिखिए, पहले वाले सेक्शन में प्योर रेजिस्टिव सर्किट, पहले वाले सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये हमारे पास सर्किट है जिसमें हमने एक एसी सोर्स V0 sin ओमेगा टी लगा रखा है आर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं करंट कैसे निकलता है। करंट मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए तो V मुझे इंस्टेंटेनियस और R मुझे इंस्टेंटेनियस लेना पड़ेगा। तो V की वैल्यू लिखूंगा V0 बाई आर साइन ओमेगा टी, और ये जो इसका मल्टीप्लायर है इसको हम बोलते हैं I नोट। I नोट इज इक्वल टू V नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, और ये रही मेरे पास I की इक्वेशन। पहला पॉइंट ये है, लिख लीजिए, क्लियर। और जो V नोट के नीचे लिखा है ये है हमारे पास अपोजनेस ऑफ सर्किट। इस सर्किट में कितनी अपोजनेस, R, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। लिखो इसको, किस इस सर्किट में V नोट के नीचे क्या लिखा गया है, अपोजनेस इस सर्किट में जितनी भी है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, और उसकी यूनिट होती है ओम। दूसरा पॉइंट, फेज डिफरेंस, जिसको हम फाई से बताएंगे। हाँ, इसी में सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट कराऊंगा पूरा, वो वाला भी खाली छोड़ दो, है ना। कुछ ज्यादा छोटा नहीं कर जैसे साल है, कैसा जज्बाती आदमी है इतना भी फेज डिफरेंस, देखिए साइन का जो मल्टीप्लायर होता है इसको हम फेज कहते हैं। फेज डिफरेंस जब भी मैं बोलता हूं तो मेरा मतलब है वोल्टेज की फेज में से करंट की फेज को माइनस करना है, क्लियर। और एनसीईआरटी में यह काम उल्टा करा हुआ है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वहां पे जहां पे माइनस दिखेगा वहां हम प्लस लगा के घूम रहे होंगे, ठीक है। तो फेज डिफरेंस का मतलब हमारे लिए है वोल्टेज की फेज माइनस कोई दिक्कत नहीं, ट्रस्ट में मैंने वो भी तो उल्टा ही कराया था ना, केवीएल। कोई फर्क पड़ा जिंदगी में, बस, तो इसमें भी नहीं पड़ेगा। ओके, वोल्टेज की फेज क्या है, क्या लिखा है साइन के आगे, ओमेगा टी। करंट की फेज के आगे क्या लिखा है, क्या आ गया, फेज डिफरेंस जीरो। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको हम बोलेंगे वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। अगला पॉइंट ये लिखिए, रिप्रेजेंटेशन। अब क्या है समझिए, अगर मैं वोल्टेज का कर्व बनाता हूं तो वो है V नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का कर्व सिंपल होता है ऐसा, ये कैपिटल T, T/2, T/4 और 3T/4, और ये है हमारे पास V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का कर्व। बट मैं अगर करंट का कर्व बनाना चाहूं तो करंट क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने माना V नॉट एक पॉजिटिव वैल्यू है, सॉरी R जो है 0 से बड़ा है, सपोज करो ये 10 है तो ये मैं 2 मान रहा हूं, मैं 0.2 नहीं मान रहा हूं। तो मैंने माना I नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, बड़ी भी हो सकती है। तो करंट का भी साइन ओमेगा टी के हिसाब से कर्व चलेगा, तो वो भी कर्व ऐसे चलेगा। इसका मतलब जब वोल्टेज 0 था तो करंट भी 0,
जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ करंट भी, जब वोल्टेज ने अपनी डायरेक्शन बदली करंट ने भी अपनी डायरेक्शन बदल ली। जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ तो वोल्टेज भी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम था। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे बदल रहा है। यानी क्यों? क्योंकि उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है? 0। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये कर्व हो गया आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी का। बनाइए इसको। अब तीसरी और इंपॉर्टेंट, चौथी और इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, फेजर डायग्राम। उसी फेजर डायग्राम से यहां पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लिखिए फेजर डायग्राम फोर्थ। अब ये फेजर डायग्राम आपने कहां बनाया है मैं आपको याद दिलाता हूं। आपने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था तो हमने बोला था कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाता है तो उसका फुट वो यहां पर है, तो हम बोलते हैं यहां है, फिर इधर है, करते हो ना। और फिर हम इसका फुट का लेते हैं कि फुट जो होता है वो एसएचएम कर रहा है इसका। तो ये जो चीज आप बनाते हो ना, ये आपका फेजर कहलाता है। एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है ये फेजर, एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है ना। तो जैसे मैं, अब देखना ध्यान से, ये मैं बना रहा हूं वोल्टेज का फेजर, समझ जाओगे एक बार में, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां से शुरू करते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यहां पे होगा। जब ओमेगा टी रखूंगा तो v मेरे पास यहां होगा इस जगह पर, और ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। क्लियर? तो ये मैंने बनाया वोल्टेज का फेजर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर आपके पास 0 हो जाएगी, फिर डायरेक्शन बदल देगी, इस तरह से चलता है। अब मैं बनाऊंगा करंट का फेजर। क्या करंट का फेजर और वोल्टेज के फेजर के बीच में कोई फेज डिफरेंस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो जहां पे वोल्टेज है वहीं पर करंट का भी फेजर होगा इस तरह से। तो ये हो गया करंट का फेजर, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? 0। सिर्फ ये बना लीजिए। पांचवी चीज, रेजिस्टेंस, और ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन या 2 पाई न्यू। तो इसको बदलने से आर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लिख लीजिए, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। सेकंड कॉलम में लिखिए प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। यानी कि अब हम ये मानेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक इंडक्टर है, कोइल है, और यहां पर आपने करंट दे दी, सॉरी वोल्टेज दे दिया V नोट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर एक नॉर्मल वायर की कॉइल। हाँ सिंपल। अब आप देखिए, अभी करा दूं, टाइम है? हो नहीं पाएगा, तेरा क्लास है? अच्छा, तो V नोट साइन ओमेगा टी। अब आपको बस जैसे आइडिया दे रहा हूं, टाइम तो बदलेगा, टाइम बदलेगा तो वोल्टेज बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा तो इसमें जाने वाली करंट बदलेगी, करंट बदलेगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो बदलेगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ भी आएगा। तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ भी डेवलप होता है, हमें उसका पढ़ना है।